नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल और व्हर्लिंग स्पीड ऑफ ए शाफ्ट। ये क्या होती है? क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, पहले वो जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वो स्पीड होती है जब शाफ्ट को रोटेट किया जाता है, जब शाफ्ट रन करती है और उसके अंदर डिफ्लेक्शन आती है, और ये जो डिफ्लेक्शन होती है शाफ्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनफाइनाइट हो जाए या कहें कि बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए, तो वो उसकी क्रिटिकल स्पीड होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक शाफ्ट है, इस तरह से हम एक शाफ्ट ले लेते हैं, इस तरफ एक बेयरिंग ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक बेयरिंग ले लेते हैं। इस तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम एक रोटर दे देते हैं, इसको समझ रहे हैं अभी, बस एक रोटर हम इसके ऊपर लगा देते हैं। अब हमें पता है शाफ्ट के अंदर डिफ्लेक्शन आती है, तो जैसे कि कैंटिलीवर की बात कर लें, बीम्स की बात कर लें, तो हमें पता है वहां पर डिफ्लेक्शन आती है। तो पहले शाफ्ट इस तरह से थी, अब इसके अंदर मान लीजिए इस तरह से डिफ्लेक्शन आ गई। अब जो रोटर था, अब देखिए ये जो रोटर था पहले यहाँ पर था, यहाँ पर, और अब ये रोटर कहाँ पर आ जाएगा? एक तरह से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि शाफ्ट के अंदर खुद के अंदर डिफ्लेक्शन आ गई है, तो रोटर तो यहाँ पर आएगा। ये होगा कब? इसको ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग के अंदर जब आपने ये शाफ्ट ली और इसके ऊपर रोटर लगाया, तो ये जो एक्सिस है, अब ये शाफ्ट का एक्सिस है और बियरिंग का एक्सिस है, ये सेम है। जब स्टार्टिंग में स्टेशनरी है अभी ये रोटर, अब यहाँ पर जब भी हम रोटर को लगाते हैं, कभी भी जो रोटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता, क्योंकि इतने एग्जैक्टली कभी भी नहीं बनता, या कभी भी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी शाफ्ट का एक्सिस ले लें और जो रोटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इससे नीचे लाई करेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे नीचे लाई करेगा, थोड़ा बहुत नीचे लाई करता ही करता है। तो यहाँ पर अब जैसे ये तो स्टेशनरी है, अब जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ये शाफ्ट जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगी, इस पे ये जो गियर या फिर पुली जो है, या कहें कि ये रोटर जो है ये भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो डिफ्लेक्शन आ रही थी शाफ्ट के अंदर, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही घूमेगा तो ये पहले यहाँ पर था, ये जो जी था यहाँ पर था, लेकिन अब ये जी यहाँ पर आ गया है। पहली पोजीशन इसकी ये थी, दूसरी पोजीशन इसकी ये है। अब ये पहले था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ई मान लेते हैं कि जो इस शाफ्ट एक्सिस से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस था। अब यहाँ पर और ज्यादा इसके अंदर कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि शाफ्ट के अंदर डिफ्लेक्शन आई है, और कुछ जो ये ई है सेंटर और दूर हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या होगा? अब ये रोटेट कर रही है, ये तो स्टेशनरी पोजीशन में थी, ये क्या थी? यहाँ पर स्टेशनरी थी, लेकिन यहाँ पर ये रोटेट कर रही है। अब रोटेट कर रही है तो क्या होगा? यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी दूर हो गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूर होने से और क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर एक्ट करने लग जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? m ओमेगा स्क्वायर r। हमें पता है कि जब भी मान लीजिए आप एक पत्थर लें और इसको एक थ्रेड से बांध कर घुमाएं, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से रोटेशन लेता है, ये जो पत्थर है, तो इसके ऊपर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है m ओमेगा स्क्वायर r, जो बाहर की तरफ होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट करेगी, ये इसको और ज्यादा डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, ये शाफ्ट को और ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। तो डिफ्लेक्शन होने से क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि जो शाफ्ट है बेंट होकर टूट जाएगी, ब्रेकेज आ जाएगा उसमें। तो ये कारण होता है कि जब हम ज्यादा ही स्पीड बढ़ा देते हैं, इनफाइनाइट उसकी स्पीड कर दें, क्रिटिकल स्पीड जो पर उसको ले जाए, तो वहां पर क्या होता है? जो शाफ्ट है उसके फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल स्पीड भी फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज की। चलिए इसको दोबारा ध्यान से समझते हैं, क्लियर सी फिगर लेते हैं। एक हमने शाफ्ट ले ली और दोनों तरफ बियरिंग की सपोर्ट इसको लगा दी। अब यहाँ पर देखिए शाफ्ट का एक्सिस है और बियरिंग का एक्सिस है, ये सेम ही है। अभी ये जो है शाफ्ट का एक्सिस और जो बियरिंग का एक्सिस है सेम है। ये कौन सी कंडीशन है? ये स्टेशनरी कंडीशन है, फिलहाल स्टेशनरी, ये अभी रेस्ट पोजीशन पर है। अब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक रोटर को लगा देते हैं। रोटर को हमने लगा दिया, जैसा कि हमने कहा कि जो रोटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कभी भी जो शाफ्ट का एक्सिस है या इस समय जो बियरिंग का एक्सिस है उसके ऊपर लाई नहीं करेगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये नीचे होता है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर होता है, और ये डिस्टेंस जो है
शाफ्ट के एक्सिस से कह लें, बियरिंग के एक्सिस से, जब ये स्टेशनरी है तो ये डिस्टेंस ई मान लेते हैं हम, जो इनिशियल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो रोटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी बात कर रहे हैं जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रोटेशन देंगे। अब हमने शाफ्ट ली, रोटर इसके ऊपर लिया, अब हम इसको रोटेशन देते हैं। रोटेशन जब हम देंगे, पहले तो शाफ्ट के अंदर बेंडिंग आएगी, डिफ्लेक्शन होगी, तो उससे क्या होगा, ये जो रोटर है और थोड़ा नीचे आ जाएगा, डिफ्लेक्शन के कारण और रोटर नीचे आ गया। पहले क्या था, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन थी, पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था यहाँ पर था, यानी कि जो जी था, लेकिन ये शाफ्ट की डिफ्लेक्शन भी तो इसके अंदर आ गई, शाफ्ट की डिफ्लेक्शन भी आ गई जैसे ही आपने इसको घुमाना शुरू किया। क्यों आ गई, क्योंकि जी जो था इसके ऊपर जब आप इसको घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, इसको एफसी बोल देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये एक्ट इस पे करेगी, ये एक्ट करेगी, ये और ज्यादा इसको डिफ्लेक्ट करेगी, और ज्यादा दूर हो गया ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस से, इससे अगर हम लगाएं तो ये और जो है इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। जितनी आप स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे तो ये और उसको डिफ्लेक्ट करेगी, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर शाफ्ट जो है वो टूट जाएगी, हमारी फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वो क्रिटिकल स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो आर है इसकी जगह हम क्या लेंगे, y प्लस ई ले लेंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह अब ये क्या आ जाएगा, यानी कि इस एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, अब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आई शाफ्ट के अंदर, और ये जो e है, तो हम इसको ले लेंगे y प्लस ई। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी एक्ट करेगी जो कि शाफ्ट के ऊपर जब हम इसको रोटेट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हम मान लेते हैं। यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हम ऊपर की तरफ भी दिखा देते हैं, पहले नीचे दिखाई थी, ऊपर भी दिखा देते हैं। अगर जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो ऊपर की तरफ भी हम दिखा सकते हैं, ये भी फॉर्मूले में देखेंगे अभी। तो m मान लेते हैं मास ऑफ द रोटर है, ये जो रोटर हमने लिया। e मान लेते हैं जो इनिशियल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रोटर का, कहाँ से, जो शाफ्ट एक्सिस है उससे, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द बियरिंग कह लीजिए, या फिर फ्रॉम शाफ्ट एक्सिस कह लीजिए। When the shaft is stationary, जब शाफ्ट जो है स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर है रोटर के साथ। y ले लेते हैं इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोटर। अब यहाँ पर ये जो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो इनिशियल डिफ्लेक्शन जो है वो y हम ले लेते हैं, जब रोटेट करेगी तो इनिशियल डिफ्लेक्शन y हमने ले लिया। और शाफ्ट के कारण जब ये रोटर तो शाफ्ट के ऊपर ही है, जब शाफ्ट में डिफ्लेक्शन होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ गया, यानी कि y इसके अंदर ऐड हो जाएगा e के अंदर। तो शाफ्ट इज रोटेटिंग, तो इनिशियल डिफ्लेक्शन हमने वो दिखा दी। ओमेगा हमने दिखा दी कि जो शाफ्ट रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है रेडियन पर सेकंड में है उसकी, तो वो रोटेट कर रही है। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। s जो है स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट है। स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट क्या है, यानी कि जो लोड रिक्वायर्ड है पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए शाफ्ट की, वो चीज, जैसे स्प्रिंग के अंदर हम स्टिफनेस लेते थे तो वो चीज। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे हम स्प्रिंग की बात कर लें इसको आसानी से समझने के लिए। जब स्प्रिंग को हम नीचे की तरफ खींचते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई वेट लगा दिया, तो वेट जो है mg जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए जो मान लीजिए स्प्रिंग की स्टिफनेस s है, पहले जो इसकी पोजीशन थी हम मान लेते हैं कि ये थी, यहाँ पर वेट आपने लगाया, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, जब आपने वेट लगाया, ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, वेट लगाया तो यहाँ पर आ गया। तो ये जो है मान लेते हैं x डिफ्लेक्शन इसने ली, जब स्टार्टिंग पोजीशन पे आपने वेट लगाया तो ये आ गया यहाँ वेट लगाकर। अब इस mg को कौन सी चीज काउंटर बैलेंस कर रही है, अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लें, इस mg को, इस वेट को, जो sx है, यानी कि जो स्टिफनेस है इसकी स्प्रिंग की, और जो डिफ्लेक्शन हुई एस x, तो ये चीज, ये हमारी इसको बैलेंस करेगी यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर जो शाफ्ट है वो भी एक स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करेगी, इसीलिए जो फोर्स है वो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगी, इस y डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगी। कौन सी फोर्स रेजिस्ट करेगी, जैसे यहाँ sx था, अब यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन y लिया है, तो जो फोर्स रेजिस्ट करेगी डिफ्लेक्शन को वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्स रेजिस्टिंग डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन है उसको रेजिस्ट करेगी वो क्या होगी, s इंटू वाई होगी। जैसे ये इसकी डिफ्लेक्शन को ये रेजिस्ट कर रही है क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है,
जो उसको वापस खींचने की कोशिश करती है, तो ये जो है इसको अपोज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है एक तरह से। तो Sx जो है यहाँ पर स्प्रिंग के केस में थी, यहाँ पर जो स्टिफनेस S है और y डिफ्लेक्शन ली, तो Sy जो होगी वो यहाँ पर होगी, जो फोर्स रेजिस्टिंग करेगी डिफ्लेक्शन को, Sy। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अब ये जो है ये बाहर की तरफ लग रही है, ये यानी कि नीचे की तरफ, और ये जो फोर्स है Sy ये ऊपर की तरफ लग रही है, ये ऊपर की तरफ। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है y प्लस ई एम ओमेगा स्क्वायर y प्लस ई, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, हमारा Sy के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये इसको रेजिस्ट कर रही है, ये नीचे की तरफ था, यहाँ ये ऊपर की तरफ था। इसी तरह से ये नीचे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ऊपर की तरफ है जो इसको रेजिस्ट कर रही है, यही आएगा। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर y प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ई इक्वल टू Sy, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर ई की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए एम ओमेगा स्क्वायर y उस तरफ जाएगा तो वहां से y भी कॉमन आ जाएगा, तो वहां से y कॉमन हम ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है अगर हम एम ओमेगा स्क्वायर ई की वैल्यू को निकालते हैं। अब यहाँ से हमने ये लिया, अब यहाँ पर y की वैल्यू को निकालेंगे, ये जो रिलेशन आपको याद रखनी है, तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगी हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर ई, और डिवाइड में ये क्या चला जाएगा, s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको फर्दर से भी रिफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर ई है, यहाँ पर s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है, अगर हम क्या करें m से ऊपर और m से नीचे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, m से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ई रह जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो s बाई एम आ गया, माइनस यहाँ पर ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर एक हम टर्म लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास, ओमेगा n जो है वो हमारे पास होती है अंडर रूट s बाई एम, ये फॉर्मूला है जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है उसका। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो s बाई एम है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा n, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर ई डिवाइड में, अब s बाई एम का अंडर रूट है, तो अगर s बाई एम की वैल्यू पुट करनी है तो ओमेगा n का स्क्वायर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओमेगा n का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ s बाई एम है, यहाँ अंडर रूट s बाई एम है, s बाई एम को निकालेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया माइनस यहाँ पर ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास y की जो है वैल्यू आ जाती है जब हम सर्कुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है कि देखिए ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये ग्रेटर देन हो जाती है ओमेगा n से, यानी कि जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है उससे, तो होगा क्या, जो y की वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव आ जाएगी। देखिए अगर ये जो है हमारे पास छोटी है, ये बड़ी है, तो ये क्वांटिटी, तो y की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव यानी कि जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर दिखाया था, यहाँ पर ये जैसे हमने यहाँ पर दिखाई y नीचे, तो y हम ऊपर दिखाएंगे, ये जो लाइन है नेगेटिव के अंदर हमने दिखाई है। लेकिन इसी वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन ले सकते हैं, इसी टर्म के अंदर यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन ले लेते हैं, ताकि ये जो y की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इस तरह से ये साइन हम दिखा सकते हैं। अब इसको फर्दर हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ई है, अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है इससे हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा ई, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो प्लस माइनस ई बचा, क्योंकि प्लस माइनस साइन का यूज क्यों किया, y की वैल्यू है ऑलवेज हम पॉजिटिव रखना चाहें, तो ओमेगा n वही ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा n बाई ओमेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस ई डिवाइड में ये जो ओमेगा n है, अगर हम इसको ओमेगा सी पुट कर दें, यानी कि जो क्रिटिकल जो स्पीड है, तो ये क्या आ जाएगी, ओमेगा सी डिवाइड में ओमेगा माइनस 1, और यहाँ पर क्या था, इसका स्क्वायर था। तो हमने किया क्या, जो ओमेगा n है उसको हम ओमेगा सी पुट कर लेते हैं यहाँ पर,
यानी कि जब ओमेगा एन को हम ओमेगा सी पुट करेंगे तो जो वाई है वो क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। डिफ्लेक्शन जो है हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है कि ये जो है क्रिटिकल हमारे पास या फिर वर्लिंग जो स्पीड होगी, वर्लिंग स्पीड या क्रिटिकल स्पीड जहां पर रेजोनेंस ओकर होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो जो क्रिटिकल और जो वर्लिंग स्पीड है हम इसको ओमेगा एन के बराबर लिख रहे हैं। ये किसके बराबर था, हमारा सर्कुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एस बाई एम के बराबर था, यही था। और एस बाई एम हमारा किसके बराबर होता है, जी बाई डेल्टा के बराबर होता है। एस बाई एम को जी बाई डेल्टा के बराबर किस तरह से निकालते थे हम, जो हमारा एम जी था, जो वेट होता था, वो एस इंटू डिफ्लेक्शन के बराबर होता था। यहाँ से हम एस बाई एम की वैल्यू निकालते थे, ये क्या आ जाता था, एस बाई एम, ये जो एम है इसके नीचे गया, डेल्टा इसके नीचे आ जाता था, जी बाई डेल्टा, ये पहले हम कर चुके हैं, जी बाई डेल्टा आ गया। तो ये ही चीज जो है अंडर रूट जी बाई डेल्टा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम क्रिटिकल और वर्लिंग स्पीड की बात करें आरपीएस के अंदर यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर हम उसको भी लिख सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2 पाई एन सी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा। तो एन सी हमने यहाँ पर लिया, एन सी यहाँ पर क्या है, एन सी है क्रिटिकल और जो वर्लिंग स्पीड है रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। तो इस तरह से अगर आप जो रेवोल्यूशन पर सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप इस फॉर्मूला को रिफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। और अगर यहाँ से आप एनसी की वैल्यू को निकालें यानी कि जो रेवोल्यूशन पर सेकंड है, जो क्रिटिकल जो स्पीड है इन आरपीएस के अंदर, वो निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल, यही फॉर्मूला होता है। हमने पीछे भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमने देखा था। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ से भी हमने बनाया, ये किस तरह का फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमने पहले भी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमने निकाला था। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल और जो वर्लिंग स्पीड है वो सेम है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसवर्स हमने वाइब्रेशन निकाली थी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो अलग होती है, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड होती है। तो इस तरह से क्रिटिकल और वर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट को आप निकाल सकते हैं, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।